7 टर्म दे दिए देने। अच्छा जी, भाई अगर तो किसी ने 12 से 13 घंटे कल पढ़ा है तो इट मीन्स कि उसको सीरियस है और उसको पता चल गया पेपर करीब आ गए हैं, और स्टिल अभी भी 6-7 घंटे ही पढ़ा है। तो बस आप देख लें फिर आप लोग खुद अपने साथ जो कर रहे हैं, किसी ने क्या करना है, लोग क्या करेंगे आपके साथ, आप खुद ही अपने साथ कर रहे हैं। अफसोस होता है ना, यानी अभी ये इतने दिन रह गए हैं, इसमें भी घरों में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, घरों के अंदर जो है वो टाइम ज़ाया किया जा रहा है। नहीं अब आई के खुदा के बता दे मैं आ रहा हूँ, इस पर इसी की कसर रहेगी, नहीं कब सीरियस होंगे। हमें तो होश नहीं होता था इन दिनों में, आप लोगों को जोश चढ़ा हुआ है। जी पेज नंबर 597। पेज नंबर 597 के ऊपर हमने पढ़ा था कि हमने एक डिस्क्लोजर देना है कि हमारे जो हैं, अल्लाह आपका भला करे, 3 लोग, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, टिव्स नहीं हो सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है, और वो लोग जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज्यादा है। तो कंप्लीट पर्टिकुलर्स देने हैं इनके, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल अमाउंट चार्ज बाय द कंपनी shall be disclosed, charged by company to them नहीं, in its P&L, अपने P&L में जो चार्ज की है कंपनी ने। तो कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल अमाउंट चार्ज बाय कंपनी इन इट्स P&L, अपने P&L में कितनी अमाउंट चार्ज की है, shall be disclosed separately। डायरेक्टर्स के लिए अलग लाइन बनेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अलग लाइन बनेगी, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग लाइन बनेगी, टुगेदर विद द नंबर ऑफ सच डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, और इनका नंबर भी बताया जाएगा, टेलीफोन नंबर नहीं, ये कितने हैं। उसमें उनको जो फीस दी जाएगी वो बताई जाएगी। फीस आमतौर पर डायरेक्टर्स को होती है जो मीटिंग अटेंड करने आते हैं, उनको जो महीने की तनख्वाह दी जा रही है, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन उनके काम की, उनको कमीशन बोनस दिए गए हैं, और क्या नेचर है उनकी, यानी क्या अच्छा काम किया जिसकी वजह से उनको कमीशन बोनस दिया गया। और उसके बाद रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस विच आर इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स और बेनिफिट्स, उनके कितने खर्चे आपने रीइंबर्स किए, यानी कोई मेडिकल का बिल उनका रीइंबर्स किया, उनके घर का बिजली का बिल रीइंबर्स किया, वो कितना है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने दिए जा रहे हैं, वो सारे ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। और पॉइंट 6 में अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश, अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश, जैसे मिसाल के तौर पे हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको ये अल्फाज पता है, और इन काइंड स्टेटिंग द नेचर, यानी उनको कार दे दी है, उनको हाउस दे दिया है, उनको और कोई बेनिफिट हमने दिए हैं वो बता दें, उनको फर्नीचर दिया हुआ है उनके घर के इस्तेमाल के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो उनकी मनी वैल्यूज भी बता दें, जरूरी नहीं है। और अगर किसी ने कोई स्पेशल आपको सर्विस दी है इस साल तो उसके बदले आपने उसको कितने पैसे दिए, तो ये सारी चीजें आपने बतानी है। सो that is nothing else except a revision of what we have already done. इसका मैं कोशिश करूंगा आज ये वाला स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूं नोट्स में। अच्छा, ये नोट कहीं से लिंक नहीं होता,
ये जरा ज्यादा अच्छा नोट बना हुआ है एज कंपेयर टू जो ये आई कैप ने बनाया हुआ है। इसमें ये नोट कहीं से लिंक नहीं होता, ये P&L बैलेंस शीट के आइटम से लिंक नहीं होता, क्योंकि इसमें टोटल सैलरी नहीं आ रही होती। हाँ, ये एक ही पेज के ऊपर है। रेमुनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, हेडिंग इस नोट की बनी रिमुनरेशन, याद करें, रिमुनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब ये बना बनाया नोट देखें। द एग्रीगेट अमाउंट चार्ज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब लफ्ज समझ आया ना, चार्ज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हमने P&L में डाल लिया है। एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड फॉर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट्स टू चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनी आर एज फॉलोज। अब ये चीजें देखें जरा, मैनेजेरियल रेमुनरेशन, मैनेजेरियल रेमुनरेशन, फीस, डायरेक्टर फी, टेक्निकल फीस। फीस आमतौर पर डायरेक्टर्स को दी जाती हैं, बाकी स्टाफ को देखें कोई फीस वगैरह नहीं आ रही, सिर्फ डायरेक्टर में आ रही है, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो मीटिंग अटेंड करने आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नॉर्मली एक दो ही होते हैं जो फुल टाइम बैठ रहा होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने आते हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फीस दी जा रही है। मोबाइल क्यों यूज हो रहा है, क्या इस पे कर रहे हैं, बताते नहीं आपने, जो कर रहे हैं उनको पता। अच्छा, फीस हो गई। अच्छा, इसके बाद कमीशन और बोनस, बोनस एंड इंसेंटिव्स। एंड नेक्स्ट reimbursable expenses which are in the nature of perquisites, बस reimbursement of medical expenses and pensions, gratuities, provident fund, superannuation fund, ये सारे रिटायरमेंट के वक्त के पैसे हैं, लेकिन अभी कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग करके रखे जा रहे हैं। इनको, इनका नाम इसने रखा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और इसका नाम रखा है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये अल्फाज हैं, कभी आईकैप यूज कर सकता है, लेकिन उसमें नहीं है, क्या कहते हैं। अच्छा, ये नोट्स के सवाल कई तरह के आते हैं। एक तो ये कि कभी कभी सवाल एक दो दफा ये भी आया कि इसकी थ्योरी एज इट इज लिख दें, तो ये रट्टे वाला भी आया एक दो दफा। अच्छा, कभी कभी ये आता है कि नोट बना हुआ आता है, उसमें गलतियां निकालनी है। कभी कभी ये सवाल भी आ सकता है कि वो आपको लोगों की तनख्वाहें वगैरह दे देगा और कहेगा ये नोट बनाएं, तो किसी भी डेटा से नोट आ सकता है, इसलिए हर एतबार से पढ़ना जरूरी है। अच्छा, है बड़ा आसान। और उसके बाद आखिरी अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश, वो ये होंगे हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, लीव, अदर अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस, दीज आर इन कैश। असल में कैश वाले ऊपर आ जाते हैं डब्बे के अंदर। एंड इन काइंड, अब ये जब खत्म हो गए, साथ इन बंदों के नंबर आ गए नीचे, ये कितने हैं। एंड इन काइंड द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सम ऑफ द डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, सबको, तीनों सबको दे रहे हैं हम। कंपनी मेंटेन कार्स, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज, स्टेटिंग द नेचर देयर ऑफ। ये बेनिफिट्स इन कैश हैं या इन काइंड है, इन काइंड है। उनको गाड़ियां दी हुई हैं, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस यूटिलिटी और इस यूटिलिटी में क्या फर्क है। ये यूटिलिटी इन काइंड दे रहे होंगे, यानी आप उसके घर बिजली मुहैया कर रहे होंगे अपनी तरफ से, बस बिजली का बिल वापडा को डायरेक्ट दे देते होंगे, और इधर आप उनके घर बिजली मुहैया नहीं कर रहे होंगे, बल्कि बिजली के यूटिलिटीज अलाउंस दे रहे होंगे। एंड अमाउंट ऑफ एनी अदर सर्विस रेंडर्ड, इसमें ये हो सकता है कोई टेक्निकल सर्विस दी हो तो उसकी फीस इनको दे दी हो, ये चीज़ कवर हो सकती है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना पूरा नोट अटैच कर दिया जाएगा, इसको आप 3-4 दफ़ा जो है वो पढ़ लीजिएगा। प्रीमियम चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज बाय कंपनी, और ये कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है, इसको शायद हम काट दें जिस वक्त अपलोड करें, ये ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है जी नोट्स। तो अब जरा ज़बानी याद कर लें फिर इसको। कितने लोगों का नोट बनाने, 3 का, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स। कुछ कंपनीज डायरेक्टर्स का इकट्ठे बना रही हैं, कुछ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। कुछ कंपनीज इतनी सुस्ती कर रही हैं कि खाली चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव्स बना रही हैं और डायरेक्टर्स का अगले सफे पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है बस। इन एडिशन डायरेक्टर्स आर 16
एंड डायरेक्टर्स वर पेड अ फीस, क्योंकि डायरेक्टर्स को दी ही फीस है, 16 डायरेक्टर हैं, उनको ये फीस दी है, यानी उन्होंने इस डब्बे में भी डालने की कोशिश नहीं की। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब सवाल ये राइज होगा कि फीस हो गई, ये आमतौर पर डायरेक्टर्स को दी जाती है, मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन हो गई, ये बेसिक सैलरी हो गई, कमीशन और बोनस हो गया, रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस, पेंशन, ग्रेचुइटीज वगैरह, और बेनिफिट्स इन काइंड, ये हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस जो कैश में दी है, और इन काइंड वाले बेनिफिट्स आ गए, और अगर उन्होंने कोई सर्विस दी है तो उसकी फीस। अब ये सारा सामने रखते हुए आज हम सवाल करने लगे हैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन। मैं नंबर देख लूं, फिर आप हजरात जो है, फिर मैं आपको अपना नंबर देता, फिर मैं ये नंबर देता हूं। कितने लोगों ने वो पास पेपर का सवाल घर में जाके किया था, वो जो मैंने करवाया था, एक पता नहीं 13वां करवाया था, 12वां, कितने लोगों ने घर जाके किया? 3 लोगों ने। पीपल देमसेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड। ये 3 लोग जरा अटेंटिव हो, क्वेश्चन 12 खोलें, पास पेपर क्वेश्चन 12। काम लिमिटेड is listed company and is engaged in the manufacturing of textile products. Following disclosures have been extracted from the CS draft financial statement. Disclosures have been extracted. Long term loans का disclosure अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो काम लिमिटेड का नोट नंबर 29, काम लिमिटेड का नोट नंबर 29, the aggregate amount charged in these financial statements are given below. Required, prepare list of errors and omissions in the above disclosure. Redrafting of disclosure is not required. इतना डेटा ही नहीं उसने दिया कि डिस्क्लोजर आप दोबारा बना सकें, इतना डेटा नहीं उसने दिया कि आप डिस्क्लोजर दोबारा बना सकें। हाथ खड़े करके एक एक करके आप जो है बताना शुरू कर दें, लिस्ट ऑफ एरर्स या ओमिशंस। हाथ खड़े कर, वन बाय वन, तो स्लोली, आपने पहले बोला नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज मिसिंग। भाई ने पहली चीज ये निकाली है कि डायरेक्टर्स के नंबर मिसिंग हैं। ठीक है जी, चलें और जी आगे चलें, सही सही जवाब है इनका। मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बोनसेस इसने इकट्ठे शो कर दिए हैं, बेटर है इसको सेपरेट शो करे। मेरा भी ये ख्याल है ये लिखा आना चाहिए था हमें, लेकिन इसमें ना एक लफ्ज लिखा हुआ है सच एज, मसलन ये बता दो, तो हल्की फुल्की क्लबिंग अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिख भी आओगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको पनिश करेगा। सच एज का मतलब ये है कि बस ये मोटे मोटे ये वाले नजर आ जाए तो ठीक है, लिख देना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और बोनस अलग अलग नजर आना चाहिए, बेहतर है। ठीक है, ये भी सही है, एक्सेप्टेबल है। और जी हाथ खड़े करके अब तीसरा, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स का एक साथ दे दिया है, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स का एक, हालांकि वाजे लिखा हुआ था सेपरेटली, वो दूसरी लाइन पढ़ें, सेपरेटली फॉर डायरेक्टर्स, सेपरेटली फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेटली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, इन सबका सेपरेटली देना है। और भाई ने जो डायरेक्टर्स की बात की है वो अधूरी बात है, डायरेक्टर्स के नंबर्स भी नहीं बताए, एग्जीक्यूटिव्स के नंबर भी नहीं बताए, और चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है, चलो नंबर तो उसका भी बता देना चाहिए था। इधर कोई हाथ खड़े कर रहा था जी, आप बताएं अब अगला मसला। हाँ यही बताना था, ठीक है कोई नहीं, खैर है, अच्छी बात है। और जी किसी ने कुछ बताना हो? एक्सेलेंट, executives are also entitled for other benefits is a vague word. एग्जेक्टिव्स को अदर बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, अदर बेनिफिट्स की क्या बतानी चाहिए? नेचर। मेरे ख्याल से ये अदर बेनिफिट्स शायद होंगे इन काइंड, वैसे बता रहा हूं क्योंकि आपने अक्सर देखा कि डब्बे के नीचे जो लाइनें डली होती हैं, अभी मैंने आपको इधर दिखाई थी एनुअल रिपोर्ट में भी, डब्बे के नीचे जो लाइन डली हुई थी वो लिखा हुआ था गाड़ियां दी गई हैं, उनके घर की बिजली मुहैया की गई है, तो इस तरह की लाइन तो वेग है, आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स या वो बेनिफिट्स बताएं। और जी, और बोनस की नेचर बतानी चाहिए कि बोनस क्यों दी है, अच्छी बात है ये।
वैसे आमतौर पे हमने देखे ऑर्गेनाइजेशंस पता नहीं बोनस की नेचर बता नहीं रही। अभी हमने भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है उसमें बोनस की नेचर बता नहीं रही कि क्या काम करने पे बोनस दिए। बहरहाल अच्छी बात है, ठीक है, बोनस की नेचर बतानी चाहिए, ये लिखा है, बिल्कुल सही है। और जी नहीं, वो तो अलग नोट है ना, वो तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया। वह नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो अभी आपको पता ही नहीं कि वो नोट है क्या। जी आगे चलें। और जी यार इतना थोड़ा वो तो चल जाएगा, हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस को अलग अलग करो। अब ये सारी चीजें ना यहाँ कवर हो रही हैं, अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स इन कैश में, तो ये चल जाएगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। हाउस रेंट अदर अलाउंसेस को अलग अलग करो, कोई इतना जरूरी नहीं है। ओके जी हाँ, ये आप लिख के आ सकते हैं कि क्या कहते हैं, अगर वन बाय वन आप लोग लेके चलें, ऊपर से लेके चलें ना, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय कंपनी शैल बी डिस्क्लोज फॉर डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इतना सा पढ़ के इधर आए सोल्यूशन में, यानी इतना सा पढ़ के सेपरेटली तक, डंडा लाओ, सेपरेटली तक, तो सेपरेटली तक पढ़ के कि डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव शुड हैव बीन शोड सेपरेटली, यानी कि वहां थोड़ा सा पढ़ते रहे जवाब देते रहे, थोड़ा सा पढ़ते रहे जवाब देते रहे, अगर आपने याद किया हुआ ये नोट टुगेदर विद द नंबर। अब वापस आए, फर्दर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स इज नॉट शोन इन द नोट। एक और एरर, ठीक है, एरर या ओमिशन जो भी कह रहे हो, ओमिशन है सॉर्ट ऑफ, और एरर तो शायद ये थी कि दोनों को कंबाइन करके दे दिए, लेकिन एरर और ओमिशन अलग अलग बतानी नहीं होती, बस यहां तक साथ साथ पढ़ते रहे। फीस के बारे में वैसे लिख दीजिएगा, फीस इफ एनी लिख के भी लिख सकते हैं, फीस इफ एनी आर पेड ड्यूरिंग द ईयर शुड हैव आल्सो बीन डिस्क्लोज्ड। तो इससे जरा वो कवर भी हो जाएगा कि इफ एनी का लफ्ज लिख के आप बड़े सेफ एंड पे चले जाएंगे कि अगर कोई पे की है तो फिर बता दो, अगर नहीं पे की तो फिर क्या बताना। तो फीस के साथ, क्योंकि फीस एक मेजर चीज है जो डायरेक्टर को अक्सर आप देते हैं, तो फीस इफ एनी शुड हैव आल्सो बीन डिस्क्लोज्ड। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन अल्लाह का शुक्र अवेलेबल है। हाँ, ये लाइन आप डाल सकते थे कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन बोनस मे हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। शुड तो कुछ ज्यादा सख्त लफ्ज हो जाना था, सच एज का मतलब होता है बस ये चीजें मोटी मोटी दिखा दो। और उसके बाद जो है वो कमीशन और बोनस की नेचर बता दें, ये भी डाल सकते हैं बिल्कुल। रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस, इसका आप जरूरी नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस इफ एनी शुड आल्सो हैव बीन डिस्क्लोज्ड, ये भी लिख सकते हैं। आई कैप का सॉल्यूशन अभी मैं आपको दिखाता हूं। भाई ये अल्लाह का शुक्र है इसने दिया हुआ, इस पर कोई एतराज ना कीजिएगा। ये इसने कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, ये अलग लाइन इसने डाली हुई है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं, तो जबरदस्ती इसमें गलती नहीं निकालनी। और नहीं, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस किसी को नहीं निकाला होगा ऑफिस से, कोई मसला नहीं, ये कोई ऐसा जरूरी तो नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लॉस ऑफ किसी को जबरदस्ती निकाला है। पेंशन ग्रेचुइटीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अच्छा वो उस कंपनी ने भी देखे ना क्या किया हुआ था, बस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट ग्रेचुइटी एंड पेंशन सारा इकट्ठा ही शो किया हुआ था, कोई अलग अलग पेंशन ग्रेचुइटी और वो तो शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये नोट को तसल्ली से पढ़िएगा 2-3 दफा घर में। वैसे तो लास्ट क्लास में आपको ये बताया था लेकिन उससे अटैच नहीं किया था। और ये आगे ब्लंडर है एक तरह का कि दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सम अदर बेनिफिट्स, या उनकी नेचर बताएं, उनकी नेचर बताएं। तो ये वन बाय वन अगर आप लाइनें पढ़ते रहेंगे ना तो आपको एरर्स एंड ओमिशंस खुद ही पता चलती रहेंगी। तो जितना स्ट्रांग ये होगा उतना ही स्ट्रांग आपका जवाब होगा। लेकिन अनलकीली आई कैप ने तो निहायत ही फारक सा सोल्यूशन दिया हुआ है। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 12। उसने सिर्फ 3-4 लाइनें ही डाली हैं बस, हमने तो 8-9 एरर्स एंड ओमिशंस बता दी हैं उसने। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020 शैल बी प्रोवाइडेड, ये एक बड़ी चीज़ जो कि हाँ मैंने भी अभी डिस्कस नहीं की। 2020 का डेटा नहीं दिया हुआ, सिर्फ किस साल का डेटा दिया है? 2021 का। हालांकि देखें ये इंफॉर्मेशन भी दोनों सालों की देनी होती है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड, ये एनुअल रिपोर्ट में देखें ना आ रहा है, ये देखें, ओहो ये एनुअल रिपोर्ट कहाँ चली गई? एनुअल रिपोर्ट में दोनों सालों का डेटा आ रहा था। डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। नंबर ऑफ पर्सन शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव। अदर बेनिफिट्स, वो जो डब्बे के नीचे डला था, अदर बेनिफिट्स। एग्जाम्पल गिवन तो गलत बात है, एग्जाम्पल गिवन, अब एग्जाम्पल गिवन पे जो मर्जी एग्जाम्पल गिवन कर दें, ये तो ऐसे ही इसने डाला है। Other benefits in cash or in kind should also be disclosed, stating their nature and where practical their approximate money values। वहां से उसने उठा के डाल दिया। बाकी 2-3 लाइनें जो आपने एक्स्ट्रा बोली थी वो भी एक्सेप्टेबल हैं। तो ये सवाल आसान होते हैं, बच्चे इनको मुश्किल समझते हैं। 4-5 गलतियां बस पकड़ के बतानी होती हैं कि ये गलतियां इसके अंदर। क्लियर?
ओके, कौन सा पेज है नोट्स का जो चल रहा है? ओके, पेज 596। पहला डिस्क्लोजर बताएं जी क्या है जो हमने पढ़ा था पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में जो बनाया था, सेल्स में से सेल डिस्काउंट माइनस करना है और सेल्स में से सेल्स टैक्स माइनस करना है। ऑडिटर रिम्यूनरेशन हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में कर लिया था, वो बड़ा अच्छा कवर हो गया था। डोनेशंस के भी हमने 2-3 सवाल कर लिए थे। डोनेशन में ये होता है कि बड़ी और छोटी डोनेशन को देखना होता है और डिस्क्लोज बड़ी को करना होता है, लेकिन एक डोनेशन ऐसी है जिसमें आपने बड़ी डोनेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, आपने बल्कि ऐसा करना है कि डोनेशन में आपने, अगर आपका इंटरेस्ट है डोनी में, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आपने उस डोनेशन को डिस्क्लोज करना है। ओके, ये अभी हमने किया है पास्ट पेपर क्वेश्चन 12। और आखिरी डिस्क्लोजर आज P&L का पढ़ लें। ये 5 डिस्क्लोजर हैं P&L के। सेल्स टैक्स वाला डिस्क्लोजर है, एक ऑडिटर रेम्यूनरेशन वाला डिस्क्लोजर है, और एक डोनेशन वाला डिस्क्लोजर है, और ये एग्रीगेट रेम्यूनरेशन जो उनको दी है, और आखिरी डिस्क्लोजर है रॉयल्टी पेड। होंडा एटलस कार पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है जो होंडा का लोगो यूज करती है। हाइब्रिड में बातें ना करें, जो होंडा का लोगो यूज करती है। तो ये होंडा का लोगो यूज करने के बदले याद रखिएगा, ये होंडा जापान को पे करती है रॉयल्टी। तो ये जो होंडा जापान को रॉयल्टी पे करती है, इसमें इसने बताना है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी होंडा जापान का नाम क्या है, असली पूरा नाम, और होंडा जापान का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। और अगर हमारा उससे कोई रिलेशन है, रिलेशन तो हमारा कोई नहीं होगा, ना हमने उसके शेयर खरीदे होंगे शायद, ना उसने हमारे शेयर खरीदे होंगे, ना उसके और हमारे डायरेक्टर कोई कॉमन होंगे, ऐसी बात तो शायद ना ही हो, जो होंडा एटलस कार की बात कर रहा हूं। In case of royalty paid to companies, individuals, entities, following shall be disclosed: name and registered address, and relationship with company or directors, if any. आई कैपनेस, वो जो हमारा नोट होता है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग। सेलिंग एक्सपेंसेस में 4 एक्सपेंसेस किसी बिजनेस के शो किए हैं: सैलरीज, ट्रेडमार्क, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस। उसमें एक ट्रेडमार्क लाइसेंस फी नजर आ रही है। ट्रेडमार्क, हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, इसकी हमने फीस पे की है। द ट्रेडमार्क लाइसेंस फी रिप्रेजेंट द रॉयल्टी। रॉयल्टी रिसीव वाली का नोट नहीं देना होता, पेड वाली का। रॉयल्टी फी ऑफ एबीसी ब्रांड स्विट्जरलैंड एंड एसोसिएटेड कंपनी, और ये हमारी एसोसिएटेड कंपनी भी है, हमारी जानने वाली भी है, शायद हमने इसमें शेयर भी खरीदे हुए हैं। सिचुएटेड इन एवेन्यू ऊंची ऊंची थले थले लोजोनिया लोजोनिया स्विट्जरलैंड। तो ये हमने एड्रेस दिए, ये हमने नेम बताया, और ये हमने रिलेशनशिप विद कंपनी बताया। तो ये तीनों डिस्क्लोजर आ गए। तो रॉयल्टीज पेड आमतौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस में जाती हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हमारा नोट नंबर 20 है, तो फिर इसमें एक नोट की दुम बन जाएगी, नोट 20.1, जिसमें हम 3 डिस्क्लोजर देंगे। मैं 3 को हाईलाइट कर देता हूं: नेम, एड्रेस, और येलो हाइलाइटर यूज कर लेते हैं रिलेशनशिप। तो ये 3 डिस्क्लोजर आपने देने हैं। इंग्लिश का एक फिक्रा हुआ करेगा, एज इट इज सवाल से उठा के लिख दिया करेंगे। और इस डिस्क्लोजर का नाम है रॉयल्टीज पेड। हाँ जी, ये नोट आप अगर P&L का फुल सवाल आएगा तो फिर ये एडमिन में नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस के सब नोट के तौर पे नजर आएगा, क्योंकि रॉयल्टी आमतौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता है। तो अब हम जरा एक लाइव डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, अगर अवेलेबल हुई। एनुअल रिपोर्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस।
एडमिन एक्सपेंसेस, नहीं, इनका ऐसा सच कोई खर्चा नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस में ये जो आई के अपने सेलिंग एक्सपेंसेस शो किए हुए थे उसमें तो 3-4 चीज़ें आ रही थी, आपने देखा था सैलरीज, डेप्रिसिएशन और ये, लेकिन आमतौर पे तो आपको पता है सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिली अनलकीली। चलें जी, आज P&L के डिस्क्लोजर हमारे मुकम्मल हुए। अब हम वापस आते हैं बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स की तरफ। उसके लिए पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये देखना जरा, क्लास के बाद माउस सही नहीं चल रहा है, इसको बिल्ली दिखानी पड़ेगी एक। आज वो जो हमारा पिछले सवाल के अंदर शेयर कैपिटल का नोट रह गया था, हमने वो भी बनाना है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट पहले मैं पढ़ूंगा। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2018 along with the relevant notes showing possible disclosure। possible disclosures का यही मतलब होता है ना कि जो डिस्क्लोजर आपको पता है आप वो बना दें। इसमें जरूरी नहीं कि आपको सारे पता हों, आपको इसमें से हो सकता है सिर्फ 2-4 पता हों, बाकी कोई नए आए तो वो मैं बता दूंगा। तो पॉसिबल डिस्क्लोजर्स आपने बनाने हैं एज रिक्वायर्ड अंडर IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फेस देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के फेस के ऊपर हमने क्या बनाना है। ये हमारी किताब में भी एक बैलेंस शीट अवेलेबल है, तो वहां से शुरू कर लेते हैं। ये करंट लायबिलिटीज मैंने आपके सामने खोली है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अच्छा इस ट्रायल में डेबिट क्रेडिट अलग अलग नजर नहीं आ रहा, तो आपको पता है ऑब्वियसली एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी। अगर आप दुकानदार हैं, कैंटीन शॉप मिसाल के तौर पे, अगर आप दुकानदार को जाके समोसे के पैसे दे आते हैं कि कल मुझे समोसे चाहिए 20, मैंने दोस्तों को खिलाने हैं, तो दुकानदार को जो पैसे आएंगे दुकानदार कहेगा इट इज अ लायबिलिटी टू डिलीवर समोसे। इज इट एडवांस टू सप्लायर या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? तो सरासिफ ने गाड़ी खरीदनी है, होंडा एटलस कार को पैसे देंगे, तो होंडा एटलस कार को जो पैसे दिए इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। याद रखिएगा आमतौर पे गाड़ियां बेचने वाली कंपनीज क्रेडिट सेल नहीं करती। ये नहीं सरासिफ कहती गाड़ी ले जाओ जब पैसे हुए दे देना, वो लोग पहले पैसे लेते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, आपने सुना होगा, फिर गाड़ी देते हैं। तो होंडा एटलस कार की किताबों में एक हैवी अमाउंट नजर आ रही होती है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। बताएं एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? जाहिर बात है अब नेचर हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इसने डेबिट क्रेडिट हमें अलग करके नहीं दिया। पास पेपर क्वेश्चन 1 में अलग करके दिया हुआ था, यहाँ इसने अलग करके नहीं दिया। तो इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये लायबिलिटीज में जाएगा। जरा लायबिलिटीज में से ढूंढ दे कौन सी लायबिलिटीज में जाएगा। एक्सेलेंट, ट्रेड एंड, अब और कोई जगह नहीं है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में चला जाएगा, तो इसको हम ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डालेंगे। ओके, कैश एंड बैंक आ रहे हैं, ये तो करंट एसेट्स में जाएगा, इसके लिए मैं बैलेंस शीट खोलूंगा नहीं। इनटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स इन 3 मंथ्स टर्म डिपॉजिट्स, ये करंट एसेट्स में जाएगा। आप इसमें कर दें, क्या कहते हैं, 3 मंथ्स डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, एडवांसेस डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। तो बस यही 2 जगह होती हैं जहां चीजें क्लब करनी है। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज, इसकी ये एंट्री बताएं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, मोबाइल छोड़ें, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज, फ्रॉम नहीं विद। तो बताएं जल्दी एंट्री, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज। विद यूटिलिटी कंपनीज क्या हुआ होगा, पूरी कहानी को बताया हाथ खड़ा करके, क्या हुआ होगा। यूटिलिटी कंपनी को क्यों हमने अपने पैसे दे दिए होंगे, उनके पास क्यों रखवाए होंगे, वो बैंक तो नहीं है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज,
एडवांस किस लिए दिया होगा, क्या क्या चक्कर हुआ होगा? आमतौर पे जब आप मीटर लगवाने जाते हैं तो वो आपसे कोई एडवांस पैसे पकड़ते हैं कि जब आप मीटर कैंसिल करवाएंगे तो वो पैसे आपको वापस कर देंगे, तो ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप चीज होती है। तो डेट इज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद यूटिलिटी कंपनीज। ये नई चीज है, ये ना सोचिएगा भी कि हमने कभी पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी, ये नई चीज है, आज आपको बताई जा रही है, आइंदा आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी एंट्री बता दें क्या हुई होगी? कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पेड टू वापडा, मिसाल दे रहा हूं, पेड टू वापडा डेबिट। ये हमारे पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं, तो ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो होगा। अमाउंट बता दें, 10। इट इज अ नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म। ये जब मीटर लगवाते हैं तो वो जो डिपॉजिट पे करते हैं ये वो वाला है। ओके जी, आगे चलें। शेयर कैपिटल है, लेकिन ये नहीं पता चला कि फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, कोई मसला नहीं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी तो वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी बस, नॉन करंट एसेट्स में। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पे ना ये वो IFRS 9 वाली होती हैं जिनको FVT OCI पे रखा होता है आमतौर पे, यानी कि ज्यादा अरसे के लिए शेयर खरीदे हुए हैं, 10-15 साल के लिए शेयर खरीदे हुए हैं ताकि उनसे डिविडेंड लेते रहें। लेकिन FVT OCI भी नहीं, इसमें तो दोनों दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म वाली के लिए, शॉर्ट टर्म वाली के लिए एक ही FVTPL, लॉन्ग टर्म वाली के तो चॉइस अवेलेबल है। मॉर्टेज को खुदा के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो आमतौर पे होती है वो IFRS 9 में डील करते हैं। तो उसको वो जो लेक्चर 1 हमने लिया था, हमारे पास दो चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, या FVTPL पे रख लें या इरिवोकेबली FVT OCI पे रख लें। तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होगी नॉर्मली। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन, डेटर से नेट करेंगे, डेटर भी आए नहीं, प्रोविजन उनकी पहले आ गई है, चलो ठीक है, डेटर भी कहीं नीचे पड़े होंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। रनिंग फाइनेंस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप है, इसको आप करंट लायबिलिटीज में शो कर देंगे, करंट लायबिलिटीज में। तो शेयर प्रीमियम आ रहा है, स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है, तो ये तो अलग अलग आइटम्स हैं। स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है, अलग आइटम है। उसके बाद ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ये अलग आइटम है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। और ट्रेड पेएबल्स आ रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, और अनक्लेम्ड डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिया, अभी तक लोग क्लेम करने नहीं आए। तो अब मेरे भाई पूरे सवाल के अंदर मैंने आपको अक्सर बताया था सिर्फ दो क्लबिंग्स होती हैं। नंबर 1 एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, और दूसरी क्लबिंग होती है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। बस दो क्लबिंग्स होती हैं, बाकी क्लबिंग्स तो आसान आसान है। अगर कोई ये लैंड नजर आ रही है, प्लांट नजर आ रहा है और लैंड नजर आ रही है, बस इसको हम इकट्ठा करके शो कर देंगे, और क्या क्लबिंग होनी है सवाल के अंदर। तो इसलिए देयर इज नथिंग एनी क्लबिंग रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। एक जरूर है, इसका नोट बना लेंगे, इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर को और ट्रेड पेएबल्स को, इसको शो करना है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। बाकी एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स का नोट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में बस डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो फिर अलग से एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ना पूरे सवाल की अलग अलग बैलेंस शीट पे हमें शो करनी पड़ेंगी, सिवाय इसके इन दोनों को, येलो वालों को क्लब कर देंगे और स्काई ब्लू वालों को डाल देंगे ट्रेड एंड अदर पेबल्स। बाकी ऐसा पूरे सवाल में अल्लाह का शुक्र है कोई क्लबिंग रिक्वायर्ड नहीं है। चलें जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सवाल के अंदर बैलेंस शीट भी मांगी हुई है, नोट भी मांगे हुए हैं, तो नोट नंबर 1 बनाना शुरू करें आप तीसरे सफे से। फिर बैलेंस शीट का फेस इंशाल्लाह हम फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बनाया था। जिस तरह P&L बनाने के लिए उसका फॉर्मेट पहले बनता है, ऐसे बैलेंस शीट के लिए भी उसका फॉर्मेट पहले बना लें। जी मोहतरम,
बनाना लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन जून 30, 2018। तो नॉन करंट एसेट्स, सॉरी ऊपर लिखना था इसके एसेट्स, ऊपर इसके लिख दीजिएगा एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नेक्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। चलें जी, एक एडजस्टमेंट हमारी, अगर सवाल की पहली 2 लाइनें आप पढ़ के मुझे बता दें, वो नोट के एतबार से मैं शुरू करूंगा, लेकिन पहले मुझे बता दें कि कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं ट्रायल के फेस पे, जल्दी से। नंबर 1, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये हमने कहां डालने हैं? ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। आगे क्या आ रहा है? कैश एंड, एहतियातन कह रहा हूं, हो सके तो ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। पहले आप लिखा करें स्टॉक, फिर डेटर, और फिर लिखा करें कैश एंड। ये एक नॉर्म है, जरा इसी पे चलें तो बेहतर है। स्टॉक का मतलब होता है खरीदा स्टॉक, डेटर का मतलब होता है आगे वो बेच दिया, कैश का मतलब होता है उसके पैसे आ गए। ये ऐसे ही भट्टा मारने के लिए एक तरतीब, स्टॉक डेटर कैश। तो क्या लिखा हुआ है बोलें? कैश एंड बैंक, बेहतर है इसको एंड पे रख दिया करें, और दरमियान में यहां आ जाना एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। जी आगे क्या लिखा हुआ है? इनटैंजिबल्स। एक आदत है लोगों की पीपी पहले शो करने की, आपको पता है सवाल के अंदर पीपी आ भी गया है, लेकिन अगर इंटेंजिबल्स अब ऊपर भी शो कर देंगे तो आईकेप नंबर नहीं काटेगा। जी आगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करंट में डालें नॉन करंट में? करंट में। एडवांसेस डिपॉजिट्स की हेडिंग रहने दें आप, इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म। आगे बोलें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरी कौन सी चीज आ रही है? प्लांट है, वो सारे पीपी में चले जाएंगे। आगे चलें, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, रिसीव्ड या डिपॉजिटेड विद या फ्रॉम, विद यूटिलिटी कंपनीज या फ्रॉम, विद मींस एसेट है। आगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। इसमें ना ऑथराइज शेयर कैपिटल की जगह छोड़ दें, वो सवाल में आया करेगा तो जगह छोड़ा करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल। और इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जिसको आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कह रहे हैं। आगे चलें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो डेटर से नेट कर देंगे। आगे चलें, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, रिटेन्ड अर्निंग के नीचे ही शो करें रीवैल्यूएशन सरप्लस। जी आगे, रनिंग फाइनेंस, ये करंट लायबिलिटीज में शो कर दें रनिंग फाइनेंस, इसका नाम बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए था वैसे। रनिंग फाइनेंस, शेयर प्रीमियम, जी ठीक है। आगे, शेयर प्रीमियम, स्टॉक एंड ट्रेड, जी ट्रेड एंड अदर, यहीं से वो नेट हो जाएंगे। वैसे अदर रिसीवेबल्स जाने चाहिए थे, एडवांसेस डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में, लेकिन उसका अदर रिसीवेबल इसने बताया नहीं कहीं अदर इंफॉर्मेशन में आज, तो बस जाने दें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। जी आगे, ट्रेड पेबल्स, ये यहां पे चल जाएंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर जगह नहीं तो सरप्लस के नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतने परेशान ना हुआ करें इन चीजों में। रिटेन्ड अर्निंग्स,
अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये असल में ना अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड जरा अल्फाज याद रखिएगा, इनको हमने देखना है ये क्या होते हैं। ये करंट लायबिलिटीज में अलग अलग नजर आने चाहिए जी। बस को फिर पीपी में शो कर दें बस। हाँ जी, नहीं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और ट्रेड एंड अदर पेबल्स क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स में जाती हैं। नहीं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के साथ कभी नहीं करेंगे। याद रखिएगा असूल है हमारा कि डेटर्स अलग आने हैं, डिपॉजिट्स अलग आने हैं। ओके, आप जी कल वाली पहली लाइन पढ़ें और कोई फिक्रा बोलें पहली लाइन पढ़ के। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट इज अ लीगल स्टेटस? लिस्टेड ऑन पाकिस्तान। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस? अच्छा, इसमें अगर ऑफिस वगैरह बता दे किधर है ना, तो वो भी आप साथ लिख दिया करें, ऑफिस और प्लांट वगैरह ये किधर है, ये सारा लिख दें। चलें जी, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बनाना लिमिटेड। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2018। चलें जी, नोट 1, लीगल एंड नेचर ऑफ बिजनेस। BLS listed on Pakistan Stock Exchange and has registered office in Karachi. BL engages in menu and marketing of fertilizers. हाँ, ये भी बताना होता है प्लांट किधर है। It operates its manufacturing plant at नवा शहर, at नवा शहर। ये भी नवा ही आया है। ओके, अच्छा, अब बहुत ज्यादा अगर कोई बंदा जो है वो प्लान करना चाहता है चीजों को, तो वो प्लान कर सकता है, लेकिन ये प्लानिंग मेरी तरफ से बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा प्लान करना चाहते हैं चीजों को, तो पहले आप ये कर लें कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड, ठीक है। तो ऐसे इसके बारे में सवाल में कुछ बताया हुआ है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ उसी में कवर हो जाएंगे। ऑथराइज शेयर अप कैपिटल एंड आगे शेयर बोनस शेयर्स वर इशूड। तो
इसके बारे में सवाल में कुछ बताया हुआ है, शेयर कैपिटल के बारे में। और गारंटीज इशूड, गारंटीज का इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। करंट लायबिलिटीज में ना एक लाइन आती है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, लेकिन आगे फिगर इसके कितनी आती है, 0। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कल हमने किया था कि इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इतनी शॉर्टफॉल है, ये कहीं से लिंक नहीं हो सकता। और उसके बाद ये IAS 10 के 2 डिस्क्लोजर हैं कि डायरेक्टर्स ने किस दिन साइन किया और डिविडेंड कितना अनाउंस किया। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे ये याद आ गए, ये भी कहीं से लिंक नहीं होने। अब अगर बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग करनी है तो एक नोट और हमारा बनना है जो हमें ट्रायल से पता चला है, ट्रायल से 1-2 नोट ही पता चला करेंगे, वो ज्यादा नहीं। वो है हमारा ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और जो बंदा कोई ऐसी बोंगी मारेगा कि वो कहेगा यार मैंने नोट बनाना है आज पीपीई का भी, तो डेट वुड बी अ ब्लंडर। पीपीई में आपको सिर्फ लैंड का कैरी डाउन अवेलेबल है और पीपीई का कैरी डाउन अवेलेबल है, पता नहीं उसमें किसका अवेलेबल है। लैंड के अलावा पीपीई कहां, हालांकि पीपीई में लैंड भी वैसे कवर ही होती है, तो लैंड और पीपीई का आपको कैरी डाउन अवेलेबल है। इससे नोट नहीं बन सकता। नोट IAS 16 का होता है जिसमें पूरे साल की एडिशन डिलीशन आ रही हो और डेप्रिसिएशन का डाटा आ रहा हो, तो वो वाला नोट कभी भी नहीं बन सकता हमारा, क्योंकि उसका डाटा टोटली अवेलेबल नहीं है। अब मैं कह रहा हूं अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी है तो अब आप शुरू से प्लान कर सकते हैं कि नोट नंबर 1 ये बन गया, नोट नंबर 2 में इसका बनाऊंगा, नोट नंबर 3 में इसका बनाऊंगा, नोट नंबर 4 में इसका बनाऊंगा, नोट नंबर 5 इसका बनाऊंगा। लेकिन इस तरह क्यों सोचना है, नोट आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने आपको पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाया है, नोट आगे पीछे हो सकते हैं। तो नोट्स की टेंशन ना लें, बेहतर है नोट्स उस तरतीब से बना लें जिस तरतीब से सवाल में अदर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो बस छोड़े परे अब नोट्स की तरतीब क्या है, नोट उस तरतीब से बनाना शुरू करेंगे जिस तरतीब से बोले सवाल में क्या आ रही है, अदर इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हम बनाएंगे हमारा नोट नंबर 2। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो बता दे कि उसने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ था 50% ऑफ डेटर वर, लिखा हुआ था 50% ऑफ डेटर वर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन 1 में हमने सीखा था कि डेटर्स का नोट बनाते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग करके, उनके कैरी डाउन्स का ब्रेकअप बनाते हैं। पास पेपर क्वेश्चन 2 के अंदर उसने डेटर्स के कैरी डाउन का ब्रेकअप एक और एतबार से भी दिया है कि मैंने लेने हैं अपनी सब्सिडरी से और एसोसिएट से इतने पैसे। तो याद रखिएगा जो जानने वालों से पैसे लेने होते हैं वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी लॉ कहता है डिस्क्लोज करें, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहता है कैंसिल करें उनको। कंपनी लॉ कहता है पीटीसीएल अगर तूने कोई यूफोन से पैसे लेने हैं और रॉयल फैन से पैसे लेने हैं तो डिस्क्लोज कर अलग अलग दोनों से कितने पैसे लेने हैं, ताकि लोगों को पता चले तूने जानने वालों से कितने पैसे लेने हैं। तो कंपनी लॉ बिल्कुल ही क्या बात कर रहा है जो कंसोलिडेशन ने ऑल टुगेदर निगेट कर दी थी, क्योंकि कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड की थीम ही डिफरेंट है, वो तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड हो रहा है। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहता है कि पीटीसीएल और सब्सिडरी एक हैं, इसलिए कंसोलिडेशन करते हुए आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करके सिरे से शो ही ना करो किताबों में। लेकिन कंपनी लॉ कहता है जब पीटीसीएल तुम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपस के रिसीवेबल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अलग अलग डिस्क्लोज करो, सब्सिडरी से कितने लेने हैं और आपने एसोसिएट से कितने लेने हैं और अदर्स से कितने लेने हैं, वो अदर्स में डाल दो, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जानने वालों के रिसीवेबल शो करो। तो बताएं जानने वालों के रिसीवेबल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग शो करना इज इट एन एरर? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग शो कर दें, ये कोई एरर तो नहीं है। ये किसका डाटा है? डिस्क्लोजर। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पहले जरा नजर मार लेते हैं कितने हैं। 14 मिल गई, किधर है? मुझे क्यों नहीं मिल रही? दरमियान में, ऊपर है, नीचे हैं?
लास्ट में है ट्रेड अदर रिसीवेबल 1470। ट्रेड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल एसोसिएट्स स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एंड बीएल सब्सिडरी पीयर लिमिटेड। हमारी एक एसोसिएट है IS-21 वाली जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और एक हमारी सब्सिडरी है, उससे मैंने 50 और 20 लेने हैं। फुल स्टॉप, बस फुल स्टॉप। चलें जी, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। तो 3 सफ़े डिस्क्लोजर के लिए छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। पहला सफ़ा हमारा है, दूसरा तीसरा 3 सफ़े छोड़ दीजिएगा। वैसे आज मेरे ख्याल से 2 सफ़े भी काफ़ी होंगे जो छोटा छोटा करके लिखते हैं, जो थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं 3 सफ़े छोड़ दें, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 1, जल्दी बताएं जी। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स कितने नजर आ रहे हैं? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स ट्रायल में कितने नजर आ रहे हैं? 1470। और प्रोविजन ट्रायल में कितनी नजर आ रही है? ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने पास पेपर का क्वेश्चन 1 किया हुआ है। प्रोविजन 80। चलें जी, बनाना शुरू करें जी। बताएं जी। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट का नाम बताएं। स्ट्रॉबेरी लिमिटेड, जो मेरी एसोसिएट है स्ट्रॉबेरी, उससे कितना लेना है? 50। आगे चलें। सब्सिडरी, एसोसिएट का एसएल नाम है, सब्सिडरी का नाम है जी, सब्सिडरी का नाम पीएल जी। कितने? 20। अदर्स, थोड़ा सा अकल भी लगानी है ना पेपर में। अदर्स बैलेंसिंग 1400। डन। और फिर इन तीनों को लपेट के मैंने नोट में ले जाना है, यानी कि इन तीनों को अलग अलग जमा करके नोट में ले जाना है। फुल स्टॉप के आगे पढ़ने से पहले यहां तक नोट कर लें। अब हम क्या क्या शो करने लगे हैं? किस किस से हमने कितने कितने पैसे लेने हैं। किसी से पैसे लेना, पैसे लेने में पड़े होना इज एन एरर और अ डिस्क्लोजर। इट नीड्स डिस्क्लोजर, इट इज नॉट एन एरर। वैसे गलती नहीं लग रही आपको? गलती लग रही है वैसे। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल, रिसीवेबल में तो रिसीवेबल ही पड़े होते हैं ना, ये गलती तो नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इंक्लूड प्रोविजन ऑफ 10 अगेंस्ट एसएल। जी बोलें भाई। इसमें 10 किस पे प्रोविजन बनाई हुई है? एसएल कौन है? एसोसिएट। जिन पे छकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जो हमारी एसोसिएट थी वही कह रही है कि मेरा ख्याल है कि मैं 10 लेके, हमारा ख्याल है कि वो 10 लेके भाग जाएगी। उसके हालात नाजुक होंगे एसोसिएट के, अब क्या करें? वैसे उससे लेने कितने हैं? उसमें से लेके कितने भागेंगे? 10। डन। यहां पे खड़े होके हाथ खड़े करके कोई बात बता दें, फिर मैं आगे चलता हूं। अदर्स, एक्सेलेंट। अदर्स, अदर्स कितने हो गए? 70। अच्छा, जानने वाले से मैंने लेने कितने हैं? अजीब सी बात कर रहा हूं। पहली बीवी से कितने लेने हैं? 20। दूसरी बीवी से 50 और बाकी लोगों से 1400। दूसरी वाली बीवी शायद कितने लेके भाग जाए? 10। और बाकियों की भी अदर्स कितने लेके भागेंगे? 70। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब यहां से आगे नोट की सबसे खूबसूरत चीज आने लगी है। ये प्रोविजन डेटर्स में पड़ी होती है। ये प्रोविजंस डेटर में, ये जो 50 है उसमें से इसने 10 लेके भागना है। अगर ये राइट ऑफ हो गया होता ना, राइट ऑफ,
तो फिर तो पढ़ा ही ना होता। असल में प्रोविजन होती क्या है, पहले आज ये देख लें प्रोविजन होती क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 100 रुपए वाले 10% लेके भाग जाएंगे। तो याद रखिएगा ये 100 में 10 पड़ा है। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करना है, 100 को अलग लाइन में शो करना है, 10 को अलग लाइन में शो करना है, नेट करके डेटर किस पे शो करना है। तो याद रखिएगा प्रोविजंस डेटर्स में पड़ी होती हैं, प्रोविजंस डेटर में। हां, अगर ऐसा हो, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा हो कि मैं सेल करूं ए को और सेल करूं बी को, और बी के बारे में मुझे कंफर्म हो जाए ये पैसे लेके भाग गया है, तो फिर बाकी बच गया मेरा बैड डेट। रिटर्न ऑफ कैरिड ऑन में नहीं पड़ा होता, लेकिन ये जो 100 है ये रह गया मिस्टर ए, इसके बारे में भी मुझे डर है, मिस्टर ए शायद 10 रुपए लेके भाग जाए। वो डबल एंट्रीज आपको पता है, फिर प्रोविजन अकाउंट में IS 12 में पड़ा था, बेडा रिटर्न ऑफ इधर आ जाता है, ये वाला 10 रुपए, और वो अलग बातें हैं, वो छोड़ें। तो मुझे ये बताएं, कैरी डाउन में बैड डेट रिटर्न ऑफ पड़े होते हैं या कैरी डाउन में प्रोविजंस पड़ी होती हैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरी डाउन तक पहुंचते हुए माइनस हो गए होते हैं। बोलें सारे, बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरी डाउन तक पहुंचते हुए। मुझे सिर्फ बताएं ये 100 रुपए वाला कौन सा डेटर है मेरा? ए, क्योंकि बी वाला तो पैसे लेके भाग गया, कंफर्म हो गया, उसके भागते चोर की लंगोटी भी हाथ नहीं आई, तो वो बस भाग गया। वो जैसे ही जहाज पे चढ़ा, हमने जहाज की दुम खींची तो हम खुद ही फारग हो गए, तो बस बी तो पैसे लेके भाग गया है। अब इस ए पे भी अगर आपको शक है तो इसकी क्या बना लें, प्रो। लेकिन अभी डेटर अकाउंट से माइनस ना करें, क्योंकि शक है, कंफर्म नहीं है, अभी भागा नहीं है, भागने की तैयारी कर रहा है, अभी भागा नहीं। तो याद रखिएगा जिन पे प्रोविजंस बनाते हैं वो डेटर ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़े होते हैं। अब ये अकाउंट मैंने मादरत मिटा दिया, इस अकाउंट में ये जो 100 था, अब उसमें से 10 उसने लेके भाग जाना है इंशाल्लाह, और 90 दे जाएगा। ये 10 कौन सा वाला है जो मैंने 100 पे 10% लगाया? इस लॉजिक पे अगर मैं ये लिख दूं तो किसी को समझ आ रहा है? 50 में से 10 डाउटफुल है, ये बताना था। 50 में से 10 क्या है? डाउटफुल है, क्योंकि प्रोविजंस डेटर के कैरी डाउन में पड़ी होती हैं। नोट कर लें। अच्छा, अब कोई बंदा मुझे ये पूरा टेबल करवा दे, एंड तक ये पूरा फिल करवा दे, हाथ खड़ा करके। ये 10 इधर आ गया, 40 गुड, जो डाउटफुल नहीं होगा वो गुड होगा। ये 40 कैसे आया? बैलेंसिंग। 20 गुड, इसमें कोई मसला नहीं है, पहली वाली बीवी परेशान नहीं करी, सब्सिडी ने लेके नहीं भागना कुछ। आगे चलें, ये सिर्फ आपको मुस्कुराने के लिए होता है, वरना हमारा कोई ऐसा मकसूद नहीं होता ऐसी बात करना। एक्सेलेंट, ये जो 1400 हैं ये 1400 दे जाएंगे। असल में 1470 में से 80 भागेंगे, तो उसमें से जिन्होंने 1400 देना है वो कितना भागेंगे? 70 तक। तो 70 डाउटफुल, तो बाकी शुक्रिया, इतने ज्यादा गुड मिल रहे हैं मुझे आज।
एक्सेलेंट मिलने का जमाना ही गया। हाइब्रिड में मुराकबे से जल्दी जल्दी उठा दिया करें। अच्छा भाई, अब इधर देखिएगा सारे, यहां तक नोट कर लिया? इधर देखें, जी ट्रायल से क्या उठाया था? 1470 और 80। ट्रायल से क्या उठाया था? 1470 और 80। ये वाला 1470 और ये वाला 80 जो मैंने एक क्लास में आपको बताया था, कहां से उठाया था हमने? ट्रायल से। ये नोट के एंड के ऊपर टोटल के तौर पे आया करेगा जी 1300। ये 1390 आपको वहां नजर नहीं आ रहा, ये 1390 मैंने नेट डेटर निकाले हैं। सो ग्रॉस डेटर कितने थे? लेस प्रोविजन, तो नेट डेटर कितने हैं? आप फिर नोट किसका बनाना है? 1470 का ब्रेकअप। 1470 का ब्रेकअप। तो पहले ऐसा करें कि यहां पे आप 6-7 लाइनें छोड़ के ये दोनों फिगर ट्रायल से उठा लिया करें ताकि इसमें कोई एरर ना हो पेपर में। ग्रॉस डेटर ट्रायल से उठा लें 1470, ट्रायल से, ट्रायल में देखें जरा 1470 नजर आ रहे हैं? उठाएं जरा ट्रायल से 1470। 80 भी उठाएं ट्रायल से। कैरी डाउन 1390। अभी टाइम नहीं है लेकिन मैं कर देता हूं, खैर है, ताकि आपको बात याद रहे। ये 1390 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ये 1390 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर? पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इज टू शो द कैरी डाउन ऑफ कैरी डाउन ब्रेकअप, कैरी डाउन का ब्रेकअप। और अपने याद रखने के लिए लिखें, ये नोट का पार्ट नहीं है, ये कैरी डाउन आया करेगा, यहां भी कैरी डाउन आया करेगा। ये कैरी डाउन ट्रायल से उठा के यहां आ जाया करेंगे जो ईयर एंड बैलेंसेस हैं। चलें जी, अब जाके आप इस 1470 का ब्रेकअप देखें। जी हेडिंग सुन लें, इनको उठाएं, हेडिंग सुन लें। रिसीवेबल फ्रॉम एसएल, रिसीवेबल फ्रॉम, कंसिडर्ड गुड 40, कंसिडर्ड डाउटफुल 10। अच्छा जी, उसके बाद रिसीवेबल फ्रॉम पीएल, कंसिडर्ड गुड 20, कंसिडर्ड डाउटफुल 0। अच्छा, और रिसीवेबल फ्रॉम अदर्स, कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड। अच्छा, मैं अगर इस तरह करूं हेडिंग्स तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह हेडिंग्स बना दूं, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, इस तरह हेडिंग्स बना सकते हैं। कंसिडर्ड गुड में कौन कौन सा आना है? बोलें। रिसीवेबल फ्रॉम एसएल, स्ट्रॉबेरी, और रिसीवेबल फ्रॉम, अच्छा अब याद रहेगा हेडिंग्स क्या देते हैं लोग? कंसिडर्ड, कंसिडर्ड डाउटफुल, रिसीवेबल फ्रॉम peer limited and others, receivable from others. और कंसिडर डाउटफुल में सिर्फ कौन आना है? स्ट्रॉबेरी एंड अदर्स। बाकी जरा कोशिश करें पूरा करने की इसको।
जी उठाएं जी, गुड पहले उठा लें सारे। 40, 20 और 1330। और कंसिडर डाउटफुल 10 और 70। अच्छा भाई सारे इधर देखें। ये जो 80 होता है इसका ब्रेकअप 10 और 70 यहां नहीं देना होता, यानी इस 80 का 10 और 70 ये ऊपर ब्रेकअप आ जाता है इसका 10 और 70। असल में भाई बातें ना करें ना हाइब्रिड में तीसरी रो में, फिर कॉन्सेप्ट नहीं। असल में ये वाली चीज उठा के ना यहां और यहां लानी होती है, वरना इस ब्रेकअप का कोई खास फायदा नहीं है। तो अब जरा तसल्ली से देख लें दोबारा, पहली दफा बन रहे ना ये। बताएं जी सवाल में क्या लिखा हुआ है। ये दोनों फिगर्स हमने कहां से उठाई हैं, और चाहे तो सवाल के नोट के एंड पे भी ले जाएं इनको, जैसे मैं लेके गया था 147080 को, आगे ट्रायल का लफ्ज लिख के आगे बोलें जी क्या लिखा हुआ है। ट्रेड एंड अदर इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम, नहीं बस नाम बताएं कंपनी का। SL कितना 50 एंड PL, नो इट इज नॉट एन एरर, एंड अदर्स 1400। इतना सभी शायद कोई उधर जाके डाल आएगा, उसको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप फुल स्टॉप के आगे क्या लिखा हुआ है जी, इंक्लूड SL 10 तो अदर्स 70। अब एक सवाल है कि डेटर्स में प्रोविजन पड़ी होती है या नहीं। भाई बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरी डाउन में नहीं पड़े होते, लेकिन प्रोविजंस, अब इनको उठा के इधर ले आए, इनको उठा के इधर ले आए 10 और 70। इसका नाम क्या रख दें, डाउटफुल। अब आप ब्लू मार्कर से ग्रीन मार्कर से बता दें कि गुड कितने बच गए। 40 गुड, 20 गुड, 1330 गुड। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने 1470 का ब्रेकअप शो करना है। ये 1470 है, इन सबको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1470। बेहतर है कि इस तरह ना करें डाउटफुल गुड, गुड डाउटफुल गुड, बल्कि हेडिंग्स दें कंसीडर्ड गुड, इन तीनों के नाम अलग लिख दें, और कंसीडर्ड डाउटफुल। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके आगे चलें जी। बैड डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ या वर रिटर्न ऑफ, वर रिटर्न ऑफ। आए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। बैड रिटर्न ऑफ कितने हैं, हो चुके हैं
35 दोनों जगह लिखते हैं। IS 12 में ये करते थे हम। वर रिटर्न ऑफ का कर दिए मैं राइट ऑफ। जी, ये मोबाइल यूज करने का हाइब्रिड में फायदा नहीं होगा असल में कोई। बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ 35। These include 8 receivable from। इसका मतलब है इसमें भी एक बंदा है जो लेके भागे, ये वही एसएल है, 8 लेके भागे और 10 लेके भागने का चांस है। इसमें बता दें 8 कौन लेके भागा है। ऐसे ही मैंने नीचे लिख लिया 8 कौन लेके भागा है, एसएल। अच्छा, इसमें अब आपकी मर्जी है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। बेटर रिटर्न ऑफ में आप इस तरह भी डिस्क्लोजर दे सकते हैं नोट नंबर 2.1 में कि बेटर रिटर्न ऑफ अदर्स, इन दोनों का डिफरेंस लेके, एंड बेटर रिटर्न ऑफ जानने वालों से 8। लेकिन डिस्क्लोजर सिर्फ ये चाहता है कि बेटर रिटर्न ऑफ बता दें जानने वालों के। इंशाल्लाह परसों हम डिस्क्लोजर लिखे हुए भी किसी जगह पढ़ेंगे। तो हमारा कंपनी लॉ ये चाहता है कि जानने वालों ने जो पैसे लेके भागे हैं वो आप लिख के बता दें। तो नोट नंबर 2.1, इसको ऊपर से कहीं से लिंक नहीं करना क्योंकि बेटर रिटर्न ऑफ कैरी डाउन में पढ़े नहीं होते। ये तो बता दिया है ना आप लोगों ने, बेटर रिटर्न ऑफ कैरी डाउन में पढ़े नहीं होते, तो इसलिए ऊपर से कहीं लिंक करने की जरूरत नहीं। नोट 2.1। अब कुछ भी नहीं करना, ये तो मैंने आपके समझने के लिए लॉजिक के तौर पे लिखवाया था। आप बस मुझे सवाल का फिक्रा लिखवा दें। सर हमें कैसे पता चलेगा किस किस चीज के डिस्क्लोजर देने हैं? ये सवाल ना पूछे ना। अभी P&L के 6 डिस्क्लोजर देने हैं, वो आपको पढ़ा दिए हुए हैं और हर सवाल में करवा भी दिए हैं। अभी ये वाले कौन से डिस्क्लोजर हैं, ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पढ़ते रहेंगे। पहले बनाना तो शुरू करें, बनाना तो सीखें। बताएं जी। बैड डेट, नहीं, वो 35 को छोड़ें, बस जानने वाले का बता दें। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड्स ₹8 million रिसीवेबल फ्रॉम, नहीं एसएल नहीं, पूरा लिखना है पेपर में, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड, और एसोसिएट ओवर जी। दूसरा पार्ट बनाएं।